नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में इस समय वंशवाद की 4 नई पौध तैयार हो रही है और ये चारों नई पौध जाहिर है कि अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग क्षेत्रीय दलों में है। ऐसे समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार वंशवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, राजनीति से वंशवाद को दूर करने की बात कर रहे हैं, जब कह रहे हैं कि वंशवाद का मतलब है कि जनतंत्र के खिलाफ काम करना, यानी ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये जनतंत्र, राजशाही, इन सब मुद्दों पर जनता धीरे धीरे मन भी बना रही है। जनता को लग रहा है कि ये जो परिवारवाद है, जिसको मैं वंशवाद कहता हूँ, जहाँ पिता से या परिवार से सीधे सत्ता का हस्तांतरण होता है, उसको वंशवाद कहते हैं। किसी नेता का बेटा चुनाव लड़ता है या पार्टी में कोई पद हासिल करता है, ये वंशवाद की श्रेणी में नहीं आता, ये परिवारवाद की श्रेणी में आता है। ये फ़र्क मैं बार बार जब भी इसकी बात करता हूँ, ये फ़र्क आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये 4 नए जो पौधे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, सुदूर दक्षिण से शुरू करते हैं। तमिलनाडु में उदयनिधि मारन, M.K. स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, DMK की सरकार है, वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, M. करुणानिधि। ये तीसरी पीढ़ी है जिसमें उदयनिधि मारन को अभी मंत्रिमंडल में M.K. स्टालिन के शामिल किया गया। देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना, और बाकी की बात कर लूँ तो फिर उसके बाद बताता हूँ जो जनरल बातें हैं, जो इसका जो निष्कर्ष है वो क्या है। दूसरा नाम है KTR, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, जिसका नाम बदल गया है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री है K. चंद्रशेखर राव, इसके मुख्यमंत्री हैं। उनके बेटे हैं KT रामाराव, वो भी अपने पिता के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तीसरा नाम है आदित्य ठाकरे, जो इस समय तो सरकार में नहीं है, लेकिन अपने पिता, जब उनके पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे और वो भी अब अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। इसके अलावा चौथा नाम है नरा नायडू। ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने अपने बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा बेटा, हार गया, उसके बावजूद MLC बनाकर मंत्री बनाया गया। और आपको मालूम है कि ये भी तीसरी पीढ़ी है। नरा नायडू के नाना NTR यानी NT रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तेलुगु सिनेमा के बड़े हस्ताक्षर थे, बड़े लोकप्रिय कलाकार थे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी रहे। उनसे सत्ता हस्तांतरित हुई, या कहें कि चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह से छीन ली और अब अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन चारों में देखिए 3 ऐसे हैं जो तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं, उदयनिधि मारन, आदित्य ठाकरे और नरा नायडू। और चौथा नाम जो है KTR का, KT रामाराव का, वो दूसरी पीढ़ी के हैं। जो डायनेस्टी होती है उसका जो बढ़ने का, आगे बढ़ने का, उसके विकास का तरीका होता है, जो पहली पीढ़ी होती है वो बड़ी जुझारू होती है। वो संघर्ष करके जो कुछ हासिल करती है, उसको जो कुछ जीवन में मिलता है, वो चाहे राजनीति हो चाहे दूसरा कोई क्षेत्र हो, उसको संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। वो एक तंत्र खड़ा करती है, वो एक आधार, अगर राजनीति की बात करें तो जनाधार बनाती है। वो अपना समर्थक वर्ग जुटाती है, जनता से समर्थन मांगती है, लोकप्रियता हासिल करती है। जो कुछ उसे मिलता है उसके कठिन परिश्रम का, उसके तप का फल मिलता है, और उसको आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। तो उसमें एक जुझारूपन होता है, एक आधिपत्य की भावना होती है। वो जहाँ पर रहता है एक तरह से अधिनायक की भूमिका में रहता है कि जो कुछ उसका है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है, और वो जो कहेगा वही चलेगा, यानी उसी का रुख का चलेगा और किसी की बात नहीं चलेगी, उसकी बात अंतिम बात होगी। तो ये तो पहली पीढ़ी होती है। दूसरी पीढ़ी के बारे में ये कहते हैं कि दूसरी पीढ़ी जब आती है तो उसको सुख और ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलती है, वो संघर्ष करके नहीं आती। उसने उस संघर्ष का वो दौर उस तरह से भोगा नहीं है। लेकिन पहली पीढ़ी से उसका संपर्क रहता है, सीधा संपर्क रहता है, इसलिए उसको एहसास रहता है कि पहली पीढ़ी ने
ये सब हासिल करने के लिए कितना संघर्ष किया, कितने कठिन दौर से गुजरे, कितनी चुनौतियों का सामना किया, कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। उसके मन में उस संघर्ष के प्रति एक श्रद्धा का भाव होता है, एक गर्व का भी भाव होता है कि इतने संघर्ष से बढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उसको लगता है कि जो पहली पीढ़ी ने हासिल किया वो सब उसको हासिल हो जाएगा। उसको लगता है जो परिस्थितियाँ पहली पीढ़ी के समय थीं वही परिस्थितियाँ, मतलब उसको एक तरह का मुगालता होता है या इच्छा भी होती है कि पहली पीढ़ी के समय जो परिस्थितियाँ थीं वही परिस्थितियाँ उसके समय भी होंगी और उसी तरह का प्रभाव उसका भी होगा। लेकिन पहली पीढ़ी बहुत से लोगों को साथ लेकर चलती है, एक परिवार की तरह चलती है, एक समूह की तरह चलती है। दूसरी पीढ़ी सत्ता का उस तरह से बंटवारा नहीं करती है। सत्ता उसको लगता है कि ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है। पहली पीढ़ी अर्जित करती है, दूसरी पीढ़ी उस परिवार का सदस्य होने के नाते उसको ये सब बिना कुछ किए हुए मिलता है, इसलिए उसको उसका मूल्य समझ में नहीं आता। तो उसको लगता है कि ये सब कुछ जो है साम्राज्य, इस पर मेरा अधिकार है, मैं एकमात्र इसका राजा हूँ, मैं एकमात्र इसका हकदार हूँ। तो आपस में सत्ता का बंटवारा करने से संकोच करता है, या कहें कि उसको लगता है कि सत्ता का बंटवारा करना जो है एक तरह से अपने हिस्से का निकाल कर किसी और को देना है। तो उसकी लोकप्रियता, उसका प्रभाव, उसका जुझारूपन, चुनौतियों से लड़ने की उसकी क्षमता वो घटने लगती है। तो आपको 2 उदाहरण दूँ इन 4 के अलावा कि जो दिखाई दे रहा है, वो है उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव। देख लीजिए मुलायम सिंह का जीवन कैसा रहा और अखिलेश यादव का जीवन कैसा है। उनकी जीवन शैली देख लीजिए, उनका प्रभाव देख लीजिए। मुलायम सिंह ने अपने पूरे परिवार को जोड़ा, परिवारवाद किया, वंशवाद किया तो परिवार को जोड़ा भी। अखिलेश यादव ने परिवार को तोड़ा। और इसी तरह से आप देखिए बिहार में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, दूसरी पीढ़ी है। वो लालू प्रसाद यादव वाला संघर्ष उन्होंने देखा ही नहीं। उनको सब कुछ बना बनाया तस्तरी में परोस कर मिला है। तो उस संघर्ष के महत्व को वो समझते नहीं हैं। वो भी, उनको भी लगता है बाकी लोगों की तरह ये उनका जो है जन्मसिद्ध अधिकार है जो उन्हें मिला हुआ है, इसमें किसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वहाँ भी परिवार की समस्याएं हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी कुछ सुलझाया है परिवार की समस्या को, लेकिन उसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव की रही है बजाय तेजस्वी यादव के, कि बाकी भाई बहनों की महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है, जिससे तेजस्वी यादव का मार्ग निष्कंटक हो सके। अब उदयनिधि मारन के बाद बात करते हैं आदित्य ठाकरे की। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। ठाकरे परिवार में परंपरा रही है कि कोई सरकार में नहीं जाएगा, सत्ता में नहीं जाएगा। जब महाराष्ट्र में पहली शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी तो बाला साहब ठाकरे सरकार में नहीं गए, अपने बेटे को भी नहीं भेजा, कोई चुनाव भी नहीं लड़ता था। उद्धव ठाकरे ने इसको तोड़ा। आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े, विधायक बने और मंत्री बने उनके मंत्रिमंडल में। उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं लड़े लेकिन वो विधान परिषद में चुने गए। उसके अलावा तीसरे डायनेस्ट की बात करें, नरा नायडू। चंद्रबाबू नायडू अपनी विरासत, अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे नरा नायडू को सौंपना चाहते हैं, जो हर डायनेस्ट के साथ होता है, हर वंशवादी के साथ होता है, लेकिन उनका बेटा इसमें सफल नहीं रहा। तो इन चारों में वो पहला है जो रिजेक्ट हो चुका है जनता से। जनता से जो सिलेक्ट हो जाए, समझिए उसका थोड़ा आगे भविष्य है। रिजेक्ट होने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। और चौथा केटीआर, वो केसीआर के बेटे हैं और मैंने बताया आपको कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। अब इन चारों में आप एक कॉमन बात देखिए कि ये जो मंत्रिमंडल में सदस्य बने तो इनको विभाग कोई बड़ा या महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिला। इसके बावजूद समस्या क्या होती है, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जगह जो समस्या होती है, जो वंशवाद की मेरी नज़र में सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि ये सरकार में पहुंचते ही, पहले पार्टी में रहते हैं तो पार्टी में, सरकार में पहुंचते ही अपने आप नंबर 2 हो जाते हैं। उनको कभी घोषित नहीं किया जाता नंबर 2, लेकिन अपने आप वो सत्ता का दूसरा केंद्र बन जाते हैं। तो जितने सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं,
सब उनके जूनियर हो जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है समस्या। ये है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, ये है जनतंत्र की आत्मा के खिलाफ। तो ये जो डायनेस्टी करती है, अगर किसी, फिर कह रहा हूँ, किसी नेता का बेटा बेटी कोई और रिश्तेदार अगर चुनाव लड़ता है विधानसभा लोकसभा का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वो चुना जाए, वो नेता के कहने से चुना नहीं जाएगा, उसकी कहने या मतलब उसकी इच्छा से नहीं चुना जाएगा। जनता अगर उसे समर्थन देगी, उसे ठीक समझेगी तो चुनेगी। लेकिन ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट पावर मिलती है, ये पूरे सत्ता का संतुलन बिगाड़ देती है। इसीलिए डायनेस्टिक पार्टियां जो हैं वो लंबे समय तक सत्ता में रह नहीं पाती हैं। आप देखिए कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो लगातार 2 बार चुनाव जीती हो जितनी ये डायनेस्टिक पार्टीज़ है। अब बात आती है जो विद्वानों का, जो दुनिया में बहुत सारे अध्ययन का निष्कर्ष है, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी को पहली पीढ़ी के संघर्ष का कोई आइडिया ही नहीं होता, कोई एहसास ही नहीं होता कि क्या हुआ था। उनको सब कुछ हरा हरा नज़र आता है, जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नज़र आता है, उसी तरह से उनको सब कुछ अच्छा और हरा दिखाई देता है। और ये पीढ़ी जो है, यहाँ से पतन शुरू होता है और चौथी पीढ़ी आते आते कहते हैं कि वो सेनाइल हो जाती है। राहुल गांधी को देख लीजिए, ये रिसर्च से स्थापित तथ्य और सत्य है, ये किसी की ओपिनियन नहीं है। तमाम अध्ययनों का जो है ये निचोड़ है कि चौथी पीढ़ी आते आते डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो गांधी परिवार की डायनेस्टी अपने खात्मे की ओर है। ये जो 3 पीढ़ियों वाला, मैंने तीसरी पीढ़ी वाले लोगों को बताया, ये कितना आगे बढ़ेंगे कहना मुश्किल है। जब तक इनके पिता का वरद हस्त है तब तक, अगर सरकार में है तो सरकार में, और सरकार नहीं है तो पार्टी में, ये सत्ता के सबसे बड़े दूसरे केंद्र बने रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये आपको बताएगा कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ क्या होता है भविष्य में। निकट भविष्य मतलब 10, 20, 25 साल नहीं, आने वाले 1-2 चुनाव में उससे अंदाज़ा लग जाएगा। और इन चारों का तो मुझे लगता है उससे पहले ही पता चल जाएगा कि इनमें कितना दमखम है। डेमोक्रेसी में देखिए, जनतंत्र में, राजनीति में चीज़ें तय होती हैं आपके संघर्ष करने की क्षमता से, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल से, आपकी विश्वसनीयता से, आपकी प्रतिष्ठा से। तो अपने पूर्वज की प्रतिष्ठा के आधार पर आपको भी प्रतिष्ठा मिल जाएगी जनता में, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये मानते नहीं हैं। इनको लगता है कि उनके पूर्वजों की जो प्रतिष्ठा थी वही उनकी भी रहेगी। चौथी पीढ़ी में कहते हैं पूर्वजों की प्रतिष्ठा नष्ट करने का दौर होता है। तो राहुल गांधी तो 5वीं पीढ़ी के हैं, मोतीलाल नेहरू से अगर जोड़ना शुरू करें तो इसलिए इन 4 नौनिहालों का राजनीतिक भविष्य कम से कम मुझे तो बहुत सुनहरा नज़र नहीं आता। लेकिन जनता तो जनार्दन है, वही तय करती है, वही फैसला करती है किसे सर पे बिठाना है और किसे पैरों में रखना है। तो जनता के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।